उस नर्स की मदद पर अर्जुन को जो खुशी हो रही थी, वो पार्किंग में पहुंचते ही धुआं हो गई। धत तेरी की, उसे लग ही रहा था कि ये किसी टू व्हीलर की चाबी होगी, लेकिन स्कूटर, वह भी लड़कियों वाला। तिस पर डिग्गी में हेलमेट भी वही मेटेलिक पिंक रंग का था। उसका दिल सोचकर ही डूब रहा था कि उसकी 6 फुट की लंबी चौड़ी काया इस खिलौने जैसी गाड़ी पर कैसी ही दिखेगी। खैर, उसने गाड़ी स्टार्ट की। जिस रोज बिशन ने अर्जुन को बताया कि एक आदमी स्कूली बच्चों के बीच ड्रग्स पहुंचाता है और वो सरस्वती मॉडर्न स्कूल का चपरासी कमलेश है, तो उसने पांडे को कुछ छानबीन करने को कहा। पता चला कि पीछे एक अच्छी भली चेन है जो इस महान काम को अंजाम दे रही है। उस चेन पर तो काम लंबा ही चलने वाला था, लेकिन सबसे पहले अर्जुन ने उन तस्वीरों की जांच की जिनके दम पर शशांक ने उसे ये यकीन दिलाया कि वो तकरीबन 123 साल का है। अर्जुन खुद फोटोग्राफी में माहिर था और जब उसने अपने तरीके से उन तस्वीरों की जांच की तो पाया कि उन्हें एडिट किया है, वो भी हाल फिलहाल में ही। बस वहीं से अर्जुन का पुलिसिया दिमाग चलने लगा था। शशांक चौधरी कलकत्ता का एक औसत सर्जन था। यहां से भागने के बाद वामन उसे मिला, उससे सर्जरी सीखी और बाद में उसी की पहचान के साथ यहां वापस आ गया। अर्जुन ने इस बीच कोशिश की थी कि इंटरनेट या किसी अन्य डाटा में असली शशांक चौधरी की तस्वीर वगैरह मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिली। ये काम इतना महत्वपूर्ण भी नहीं था, इसलिए अर्जुन ने इस पर ज्यादा वक्त जाया भी नहीं किया। अर्जुन ने बहुत सोच समझकर वर्धन और टिम को आर्यन के साथ उनके घर भेजा था। उसे उम्मीद थी कि आर्यन या मानव मौका मिलने पर उनकी गिरफ्त से छूटना जरूर चाहेंगे, और उसने यही मौका उन्हें दिया। उन पर विश्वास करने का दिखावा किया और वर्धन को उनके साथ भेज दिया। अगर वो अर्जुन से ज्यादा अक्लमंद होते तो वो वर्धन और टिम को रास्ते में ही कहीं छोड़कर चल देते। दूसरी गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने वर्धन और टिम का केवल मोबाइल छीना, उनकी स्मार्ट वॉच नहीं, वरना अर्जुन उन्हें मुश्किल से ही ढूंढ पाता। जितनी रफ्तार से वो ये खिलौने जैसी गाड़ी चला सकता था, चला रहा था, लेकिन फिर भी ये मुश्किल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही दे पा रही होगी। फिर दिक्कत ये भी है कि उसे पैरों से ब्रेक लगाने की आदत है और जरूरत पड़ने पर वो झुंझलाया हुआ सा पंजों से ब्रेक्स ही ढूंढता रह जाता। वह ब्रेक्स की जगह रेस दिए जा रहा है। आज तो तेरा ही चालान हो जाएगा, इंस्पेक्टर अर्जुन राजपूत। रात के 10:15 बजे के आसपास वो किसी तरह अपनी मंजिल पर पहुंचा। अपार्टमेंट उसके सीने से एक भारी सांस छूटी। ये जगह आज भी वैसी ही है, उतनी ही उजाड़ और डरावनी। तीनों तरफ से जंगल से घिरा एक सुनसान अधूरा अपार्टमेंट। बारिश रुक जाने के बाद हवाओं में चुभने वाली ठंडक है और पेड़ों के बीच सरसराती हवाओं की आवाज। जंगल के बीच उस घने अंधेरे से जाने कितने ही कीटों और सियारों की आवाजें एक साथ सुनाई दे रही है। अगर ये आवाजें ना होती तो ये जगह कुछ कम डरावनी लग सकती थी। उसने वो स्कूटर आंगन के बाहर ही छोड़ दिया। अमावस का सूना आसमान इस वक्त भी बादलों से घिरा सा है। ये रात भी बिल्कुल वैसी ही है जब समर्थ, जियाना और विवान ने चंद्रिका की आत्मा को यहां बुलाने की कोशिश की थी। हाँ, वो बस एक नाकाम कोशिश थी, क्योंकि उसकी चंद्रिका तो कभी आई ही नहीं। वो तो शायद उससे रूठकर इतनी दूर जा चुकी है कि उसकी दुआएं भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही। उस रात आई तो वो मुसीबत। ये रात उसकी आखिरी रात भी हो सकती है। शायद कल सुबह इस इमारत से उसकी लाशें निकले। किसको सबसे ज्यादा धक्का लगेगा उसके चले जाने से? चाचा चाची। उसका सिर नामे हिल गया। उनके लिए बचपन से ही अर्जुन बोझ था, और आज एक अजीब सी जलन का कारण। शायद इसलिए कि वो अपने पिता की तरह एक काबिल सिपाही बन सका है। कुछ हद तक उसके चचेरे भाई को बुरा लग सकता है, लेकिन हाँ, वो यकीन से कह सकता है कि सबसे ज्यादा धक्का समर्थ और जिया को ही लगेगा। जिया तो शायद बर्दाश्त कर भी ना पाए। कितने काम पीछे छूट जाएंगे उसके। अर्जुन कितनी बेसब्री से समर्थ के कोमा से बाहर आने का इंतजार कर रहा था, और इस समय शायद समर्थ उसे याद भी कर रहा हो, लेकिन वो मिल नहीं सकता। दूसरी तरफ जिया को तो वो अस्पताल छोड़ने के बाद दोबारा देखने तक ना जा सका। कैसी होगी वो? उसने अपने मोबाइल पर मिस्ड कॉल्स देखी। यहां हमेशा ही एक लंबी कतार होती है जिसमें जियाना और सिन्हा का नंबर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। आज इसमें समर्थ के घर से
वैभव के मोबाइल से भी कितनी ही मिस्ड कॉल्स हैं। समर्थ वाकई उसे याद कर रहा होगा, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं है कि सभी से बात कर सके। कुछ सोचकर उसने जियाना का नंबर डायल कर दिया। वो आज उससे बस 5 मिनट बात करेगा, लेकिन उसकी सारी शिकायतें दूर करने की कोशिश करेगा। जियाना को बताएगा कि उसके सीने में भी दिल है, लेकिन जरा कम धड़कता है। मुस्कुराते हुए उसने वो नंबर मिलाया था, लेकिन आज पहली बार वो नंबर बंद आ रहा है। अस्पताल में जियाना को मोबाइल चार्ज करने का मौका ही कहां मिला होगा। उसने चेहरा आसमान की ओर करते हुए एक आहसी भरी, आज गलत वक्त पर फोन ऑफ कर दिया है जिया तुमने। अर्जुन नहीं जानता था कि वो नंबर बस 5 मिनट पहले ही जानबूझकर बंद किया गया था, ताकि जियाना को उससे दूर रखा जा सके। नर्स ने जियाना के हाथ में लगी ड्रिप निकाली और रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने वो रिपोर्ट्स मेज पर रख दी। हम इसे घर कब ले जा सकते हैं? उसकी माताजी ने डॉक्टर से पूछा, जो कि अब काफी आश्वस्त दिख रहा था। अभी 2 दिन और देखना होगा। अगर पेशेंट की कंडीशन सस्टेन रहती है तो हम डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा, माताजी ने कहा, और कल रात से ये ठीक से बात नहीं कर रही थी। ओह, शायद दवाओं की वजह से। कई तरह की दवाएं दी जा रही है। वो कमजोर भी तो है। वैसे रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। डोंट वरी, कहकर डॉक्टर और नर्स चले गए। जियाना बेहोशी जैसी नींद में थी। उसकी मां ने जम्हाई लेते हुए एक बार दीवार घड़ी पर नजर मारी। 11:15 बज चुके थे। वो बालों की चोटी करती हुई इस प्राइवेट वार्ड के दूसरे पलंग पर जाकर बैठ गई। चादर को कमर तक फैलाते हुए उन्होंने एक बार फिर जियाना की तरफ देखा। क्या हो गया है उनकी लाडली बेटी को? कितने गहरे जख्म बना दिए हैं उसने अपने ही बदन पर। कितना खून बहा दिया है अपना। ऐसी क्रूरता अपने ही साथ कैसे की होगी उसने? विवेक ने तो बस यही कहा कि जियाना नींद में ये सब कर रही थी, लेकिन फिर अर्जुन के आने पर ही कैसे शांत हो गई? मुझे तो लगता है कि जब से ये अर्जुन के चक्कर में पड़ी है तभी से पगला गई है। चेहरे पर कड़वाहट लाकर वो मुंह के अंदर ही बड़बड़ाई। वो कभी इसे रेड लाइट एरिया में भेज देता है, कभी किसी पागल आदमी के बंगले पर। कहीं जियाना के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया जिससे दुखी होकर उसने जान देने की कोशिश की हो। उनका दिमाग चलता ही जा रहा था। वो लेट गई, लेकिन मन ही मन तय कर लिया कि जियाना के ठीक होते ही सबसे पहले ये पूछेगी कि ऐसा उसने क्यों किया। माना अर्जुन सभी का चहेता है, लायक लड़का है। उसे दामाद बनाने की चाहत तो उनके मन में भी थी, लेकिन इस कीमत पर? सोचते सोचते जल्द ही माताजी नींद में थी। जियाना के बदन को छाती तक ढक रही वो हल्के भूरे रंग की चादर उसके पेट के पास से लाल होने लगी। खामोशी से उसका खून रिसते हुए उसकी चादर को तर करने लगा। उसका सौम्य चेहरा भी अब अजीब तरीके से कठोर दिखने लगा था। कांपते होठों के साथ उसकी आंखें धीरे से खुली और उसकी गर्दन अपनी मां की तरफ मुड़ गई। वो शायद उन्हें आवाज देना चाहती थी, लेकिन उसके होठ आपस में इस तरह चिपक गए हैं कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही। भय से फटी सी उसकी आंखें अपने पेट की तरफ गई। पहले केवल महसूस हो रहा था, लेकिन अब वो देख भी सकती है कि टांकों से उसका खून बहने लगा है। घबराहट से उसका माथा पसीने से भीग गया। उसकी आंखें अपने पेट से हटी। वो आहट करने के लिए अपने आसपास कुछ ढूंढ रही थी कि उसकी नजर अपने हाथ पर गई। उसके हाथ, पैर, बाहें, जहां तक वो अपने बदन को देख सकती है, उसकी दूधिया त्वचा पर हरे नीले रंग की सारी नसें उभरती जा रही हैं। इससे ऐसा खिंचाव महसूस हो रहा है उसे, मानो कोई उसके बदन की नसों को खींचकर शरीर से बाहर निकाल फेंकना चाहता हो। नहीं, वो दर्द से चिल्ला पड़ी, लेकिन ये चिल्लाहट केवल उसके होठों तक थी। बस 2 मिनट में जियाना की ताकत जवाब दे गई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो अर्ध बेहोशी सी हालत में पहुंच गई, जहां उसे अपने आसपास कुछ दर्दीली आहें सुनाई दे रही है। कितनी ही औरतें, बच्चे और आदमियों के रुंदन उसके कानों पर कंपन कर रहे हैं। अपनी आधी खुली आंखों से उसने किसी तरह अपने आसपास देखा। ये नहीं हो सकता। वो शशांक विला के उसी डरावने हॉल में थी, जहां शशांक ने युवाओं को जिंदा प्रेत बनाकर कैद रखा था। पूरे हॉल में हल्का अंधेरा है और बिस्तर के चारों तरफ वही लोग हैं, वही लोग जिनमें से कितनों की आंखें नहीं हैं।
कितनों के शरीर से मांस नदारद है, कुछ की तो हड्डियां और नसें तक वो देख सकती है। ये सभी भयानक चेहरे उस पर झुके हुए हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो मेरे पास से, उसने झिड़का। वो सभी पीछे हट गए, लेकिन जियाना की झड़प से नहीं, बल्कि एक नकाब पहने आदमी की वजह से। एक आदमी चेहरे पर सफेद नकाब पहने, हाथ में स्कैल्पल लिए उसके दाईं तरफ आकर खड़ा हुआ। तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा डार्लिंग, उसने ठंडे से लहजे में कहा। और यहां जियाना डर से थर्रा उठी। ना जाने कहां से उसमें हिम्मत आई और उसने तुरंत उस आदमी के हाथ से वो सर्जिकल ब्लेड झपट लिया, ब्लेड की धार को उसके सामने तानकर। पीछे हट जाओ वरना जान से मार दूंगी। जियाना ने अपने बदन से चादर एक तरफ फेंकी। उसके पेट के घावों से इस समय भी खून रिस रहा है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा। शायद इसलिए कि वो जरूरत से ज्यादा डरी हुई है, या फिर इसलिए कि उसे पेनकिलर्स दिए गए थे। बस कमजोरी है जो उसे महसूस हो रही है। उसे सांस भरते हुए सीने पर भार महसूस हो रहा है, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ सकती। स्कैल्पल को उसने अपनी मुट्ठी में जोर से भींचा हुआ है और हर तरफ से उसे घेर कर खड़े लोगों को उससे डरा डरा कर वो आगे बढ़ने लगी। तू यहां से नहीं जा सकती। शशांक, जियाना ने नकाब पहने इस आदमी की आवाज पहचान ली थी। तू बहुत कमीना है, पता नहीं अर्जुन ने तुझे छोड़ कैसे दिया, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगी और जाने नहीं लेने दूंगी तुझे। वो नकाब पहने शशांक की तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये सोचा है? आई डोंट केयर, जियाना पूरी ताकत से चीखी। मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूं, लेकिन तुझे तो मार कर ही रहूंगी आज। वो आगे बढ़ रही थी कि किसी ने पीछे से आकर उसे जकड़ लिया। जियाना ने उसके हाथ पर वार किया और वो छटपटाकर एक तरफ हट गया। शशांक ने भी उसे रोकने की कोशिश में उसकी कलाई थाम ली, लेकिन जियाना ने हाथ झटक कर खुद को छुड़ा लिया। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसका हाथ घुमा और शशांक जख्मी हो गया। बस उसने देखा कि वो उसके पैरों के पास जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। जियाना उसे देखकर दांत पीसते हुए नीचे झुकी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कहते हुए उसने स्कैल्पल की धार शशांक की गर्दन पर चला दी और इस ताकत के साथ चलाई कि उसका सिर अलग हो गया। अस्पताल के सिक्योरिटी रूम में बैठे ऑपरेटर के दिमाग का अलग ही दही बना हुआ है। साला दिक्कत क्या आ रही है बे? सिस्टम रीस्टार्ट करके तो वो पहले ही देख चुका था। इस बार उसने सिस्टम के सारे तार निकालकर दोबारा सेट कर लिए। नेटवर्किंग 3 बार चेक कर ली, लेकिन सीसीटीवी को कौन सा बुखार चढ़ गया था ये वो समझ नहीं पा रहा। अभी कुछ देर पहले तक सब ठीक चल रहा था और अचानक ही सारी की सारी स्क्रीन ब्लैंक हो गई। क्या हुआ बड़े भैया? उसकी कुर्सी के पीछे ही एक तगड़ा सा सिक्योरिटी गार्ड था जो उसके कर्मकांड बारीकी से ताड़ रहा था। अरे टेक्निकल चीजें हैं यार, आ जाती है दिक्कत। वो कीबोर्ड और माउस से खेल ही रहा था कि अचानक एक साथ सारे सीसीटीवी काम करने लगे। लो, हो गया। उसे भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्या किया था जिससे सीसीटीवी फिर से काम करने लगे, लेकिन श्रेय तो उसे लेना ही था। चलो अब जरा बढ़िया सी कॉफी पीकर आता हूं। थका दिया तुमने। वो ऑपरेटर नखरे झाड़ता हुआ जाने को मुड़ गया था, लेकिन उसने देखा कि इस सिक्योरिटी गार्ड की आंखें एक स्क्रीन पर कुछ देखकर भय से फैल गई हैं। क्या? पूछते हुए वो भी एक स्क्रीन की तरफ मुड़ा और सन्न रह गया। एक लड़की ने मोड़ के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को सर्जिकल ब्लेड से घायल कर दिया था। उसके खुद के कपड़ों से खून टपक रहा था। उसके हर कदम पर खून की बूंदें पीछे छूट रही थी और सबसे अजीब चीज ये कि उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था। व्हाट द हेल? ऑपरेटर ने हैरानी से दोनों हाथ सिर पर बांध लिए। अर्जुन को अपार्टमेंट में कुछ बदलाव दिखा तो बस एक सिक्योरिटी रूम जिसका कोई मतलब नहीं था। पुलिस की बैरिकेडिंग भी दूर से ही दिखाई दे रही थी और शायद इसका भी कोई मतलब नहीं था। जिन्हें यहां आना है वो तो आ ही रहे हैं, और ये बात वो इसलिए कह पा रहा है क्योंकि बारिश से नम हुई मिट्टी पर गाड़ी के टायरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी गणित के हिसाब से यहां 2 ही गाड़ियों के निशान मिलने चाहिए थे, एक जिसमें शशांक को लाया गया होगा और दूसरी जिसमें वर्धन को लाया गया होगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा है।
उसने गौर से देखा तो समझ सका कि अपार्टमेंट के आंगन तक कई गाड़ियां आई हैं और वापस गई हैं। लेकिन क्यों? अर्जुन जानता है कि ये जगह बेहद खतरनाक है। उसका व्यक्तिगत अनुभव यदि एक तरफ भी रख दिया जाए तो भी थाने की अलमारियों में रखी हर तीसरी फाइल में अपार्टमेंट का नाम आता ही आता है। ऐसे ही नहीं, वो उस रात अपने दोस्तों के साथ यहां आया था। वो जानता था कि इस मनहूस जगह पर उन्हें खतरा है। सोचते हुए अर्जुन की नजर इमारत के दाईं तरफ घने अंधेरे के बीच खड़ी एक गाड़ी पर गई। वो गहरे नीले रंग की कार थी जिसे वहां छुपाकर पार्क किया गया था। लेकिन अर्जुन तब भी इस कार को पहचान गया। ओके, तो तुम्हें यहां पहुंचने की अर्जेंसी थी? अचानक उसका मोबाइल बजा। ये मनवर था। उसने कॉल काटी और मनवर को मैसेज कर दिया कि वो अपार्टमेंट पहुंच चुका है। उसके बाद उसे अपना मोबाइल साइलेंट करना पड़ा। उसका फोन यूं भी डिपार्टमेंट के द्वारा टेप किया जा रहा है, इसलिए वो कम ही इस्तेमाल करता है। चलते हुए वो इमारत के पास एक स्पॉट से गुजरा जहां उस बदनसीब सिक्योरिटी गार्ड की लाश के निशान बने हुए हैं। उसने एक नजर उस ग्लास विंडो के लिए छूटी हुई जगह पर की जहां से वो सिक्योरिटी गार्ड यहां गिरा था। अर्जुन ने सुना था इस केस के बारे में भी कि बहुत दर्दनाक मौत मिली थी उस सिक्योरिटी गार्ड को। गर्दन और पैर की हड्डी बुरी तरह टूटी हुई थी और बदन पर जगह जगह जलने के निशान थे। एक और सुरक्षा कर्मी की संदिग्ध मौत। अकेले इस मनहूस सी इमारत के अंदर पैर रखते हुए अर्जुन का भी दिल कुछ जोर से धड़क रहा था। यहाँ की हवा में ही इतना भारीपन है कि सांस लेने का मन ना हो। अजीब बात यह भी है कि रात तो क्या, दोपहर में भी इस अपार्टमेंट के अंदर अजीब सा अंधेरा होता है। उसका दिल ये सोचकर और भी डूब रहा है कि क्या होगा अगर वाकई यहाँ अनाथ आश्रम बन गया। कैसे और कितने दिन यहाँ जी पाएंगे वो मासूम बच्चे। अर्जुन ने अपनी जेबें टटोली। उसका सिगरेट लाइटर किस्मत से उसके साथ है। उसने आगे बढ़ने से पहले उसे जलाया ही था कि एक हल्की सी फूंक से वो बुझ गया। उसकी गर्दन तुरंत अपने चारों तरफ घूमी, लेकिन यहां उसके सिवाय कोई नहीं है। उसने हिम्मत करके दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ। इसके बाद उसने जितनी बार भी कोशिश की, हर बार दाई या बाई तरफ से कोई आकर उस पर फूंक देता, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। काबू करते हुए भी इस अंधेरे में अर्जुन पर दहशत हावी होने लगी थी। इस बार उसने लाइटर जलाते हुए उसे दूसरे हाथ से आड़ में रखा। वो इंतजार कर रहा था कि क्या अब भी कोई आकर इस पर फूंक देगा। 2 पलों को कुछ नहीं हुआ और फिर अचानक एक सर्द हाथ ने आकर उसके हाथ को नीचे किया और उस लौ के पार बस झलक भर को अर्जुन को वो भयानक चेहरा दिखा। एक घुटी सी चीख के साथ उसके हाथ से लाइटर छूटकर कहीं गिर गया और फिर उसके चारों तरफ केवल अंधेरा था।